हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर डीएससी जूलॉजी की स्टार्ट करिए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, राइट ना। तो आप सब के लिए आज से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का डीएससी और वो भी जूलॉजी, पैरासिटोलॉजी नहीं। इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं डीएससी लेकर के, है ना, उनको ध्यान रहे कि इस बार का जो पेपर है इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये पेपर है, आप लोगों का ध्यान रखना। और मैंने केमिस्ट्री का जो डीएससी है वो वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है। 8 लेक्चर में मैंने पूरे सारे चीजों को कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। ये भी 8 से 10 लेक्चर में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अगर पब्लिश नहीं करूंगा तो आप सब लोग इनको प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर जा करके आप सभी बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जब भी आप सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे ये चैनल आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और जो भी स्टूडेंट है आप लोगों के फ्रेंड है उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है क्या है देख सकते हैं आप सभी लोग। पारिस्थितिकी और बायोमास का अवलोकन कैसे करेंगे इन ओवरव्यू ऑफ द इकोलॉजी इन द बायोमास। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को आप बहुत केयर करके पढ़िएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है सबसे पहले। पहले इसका टॉपिक भी है इन ओवरव्यूज ऑफ इकोलॉजी एंड द बायोमास एम्स एंड स्कोप्स ऑफ इकोलॉजी। इसका स्कोप क्या है, इकोलॉजी का स्कोप क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये देखते हैं। देखो, जो इकोलॉजी होते हैं वो जीव विज्ञान की, है ना, वह शाखा होते हैं जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच आपस में आपसी संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में कौन कौन आते हैं, जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा होते हैं जिसमें जीव और उनके पर्यावरण के बीच एक जीव होता है और वो चारों ओर से घिरा होता है एक पर्यावरण से, तो इनका आपस में एक संबंध होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं इकोलॉजी कहेंगे। पृथ्वी पर जीवन केवल जीवों की उपस्थिति से ही संभव नहीं है, बल्कि उनके चारों ओर मौजूद भौतिक, रसायन और जैव पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जीव अपने पर्यावरण से ऊर्जा, भोजन और आवास प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा बदले में पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इन समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में इकोलॉजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये कितने टाइप्स के होते हैं आप देख सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स है ना। यहाँ हर तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कौन कौन सी इकोलॉजी है, जैसे लैंडस्केप है, ग्लोबल इकोलॉजी है ना, कंजर्वेशन इकोलॉजी है, ठीक, इकोसिस्टम इकोलॉजी है ना, कम्युनिटी इकोलॉजी है, संख्या को आधार लेकर के, है ना, संगठन को लेकर के, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के आधार पर इकोलॉजी। तो ये इसके अलग अलग टाइप्स है। अब इनके समझते हैं अर्थ को, ये सब पेज नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं सभी लोग। काफी अच्छे से पढ़ाई करेंगे दोस्तों। इस बार का जो डीएससी का नोट्स है ना, आप लोगों को बहुत अच्छा से पहले से मिल रहा है और ये सब चीजों पर मैंने बहुत मेहनत की है। काफी मेहनत करने के बाद ये सब चीज बनता है स्टूडेंट, तो आप सब लोग इनका रिस्पेक्ट जरूर करें भाई, है ना। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है ना। ओकोस, ये देखो यहां पर लिखा है ओकोस, जिसका अर्थ क्या होता है, घर, है ना, या आवास होता है, तथा लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार इकोसिस्टम का अर्थ हुआ जीवों के प्राकृतिक आवास का अध्ययन। जर्मन वैज्ञानिक अस्टर्न हैकल ने सन 1866 में पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी यह बताता है कि जीव अपने पर्यावरण के साथ मिलकर किस प्रकार अनुकूलन करते हैं और पर्यावरणीय कारक उनके
जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इनका अर्थ होता है। काफी अच्छा है। नोट्स कैसा है एक बार सभी लोग बताना मुझे कि हाँ सर काम चल जा रहा है, अच्छा है, ठीक है, आप लोग बताना जरूर। अब देखते हैं इनका उद्देश्य क्या है। पर्यावरण है, एकदम जैसे आप केमिस्ट्री को पढ़े हैं, पर्यावरण इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सेम आपका यहाँ भी वैसे मिलेगा। देखो इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य पहला है जीव पर्यावरण संबंध का अध्ययन करना। पहला इनका उद्देश्य है ताकि हमारे पास पर्यावरण और जो जीव है उनके बीच में एक समझौता हो सके, एक संबंध हो सके, उनको हम समझ सके। इसमें जलवायु, तापमान, प्रकाश, मृदा और पोषक तत्वों का जीवों पर प्रभाव शामिल है। दूसरा है जीवों के वितरण और प्रचुरता का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, यह जानना है कि कौन सी प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है और उनकी संख्या कितनी है, इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इससे जैव विविधता की स्थिति का आकलन किया जाता है। तीसरा है इकोसिस्टम संतुलन की समझ होती है। ये भी इसका उद्देश्य है। प्रकृति में सभी जीव खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, हर जीव एक दूसरे पर आधारित है। एक जीव को कोई दूसरा जीव खा रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास फूड चेन है। इकोसिस्टम इन रिलेशन को समझकर इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में सहायता करता है। बिल्कुल। अगला है हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। इनका उद्देश्य है भाई हमारे पास अगर पर्यावरण है, इकोलॉजी है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित रहेगा। अगला है हमारे पास पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना। ये भी है प्रदूषण, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और ओजोन परत के क्षय जैसे समस्याओं के समाधान में इकोसिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और अगला है इनका क्षेत्र। देखते हैं इकोसिस्टम का स्कोप कहां पर है। ये हमारा टॉपिक है, आपने ऊपर में देखा है। इनका स्कोप कहां कहां पर है, देखते हैं। इनका स्कोप है स्टूडेंट, इकोसिस्टम का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है और इसके विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया जाता है। पहला है जीव स्तर, ऑर्गेनिज्म लेवल। दूसरा है जनसंख्या, इकोसिस्टम इकोलॉजी। तीसरा है समुदाय इकोलॉजी। चौथा है इकोसिस्टम इकोलॉजी। और पांचवा है वैश्विक परिस्थितिकी, मतलब ग्लोबल इकोसिस्टम। इसके अंदर की चीजों को आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। वीडियो को एक बार रोकना, नोट्स खुद बनाओ। एक दिन में आप 5 पेज 6 पेज छोटा छोटा करके लिखते जाएं, है ना। काफी अच्छा है, इतना तो करना पड़ेगा आपको, है ना। और अभी नोट बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं आप लोग नोट्स बनाते जाए। अब इनका अवलोकन देखते हैं। इकोसिस्टम का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी हमें यह समझने में सहायता करती है कि पृथ्वी पर जीवन एक संगठित प्रणाली के रूप में कार्य करता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। बिल्कुल, हमारे पास जो सनलाइट है वो ऊर्जा का मुख्य सोर्स होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सभी लोग जानते हैं, है ना। शाकाहारी जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव पर निर्भर रहते हैं। और मृत जीवों को अपघटन करके विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः मृदा में मिला देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थ का चक्र निरंतर चलता रहता है। यही है इसका ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक हम लोग। बायोमास क्या है। बायोम पृथ्वी के बड़े इकोलॉजी क्षेत्र होते हैं जिनकी पहचान वहां की जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु से होता है। एक ही प्रकार के जलवायु, है ना, जलवायु वाले क्षेत्र में समान प्रकार के बायोमास पाए जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। अगला है प्रमुख स्थलीय बायोमास। वन बायोमास पहले देखते हैं। फॉरेस्ट बायोमास कौन कौन है। वन बायोमास जैव विविधता से भरपूर होते हैं। यहाँ घने वृक्ष पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, समशीतोष्ण वन होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। घास भूमि बायोमास अर्थात ग्रासलैंड बायोमास। इस बायोमास में
घास प्रमुख वनस्पति होते हैं, उदाहरण है सवाना और प्रेयरी। ठीक है। मरुस्थली बायोमास, इसमें वर्षा बहुत कम होती है, जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है। पौधे जल संरक्षण के लिए अनुकूलित होते हैं, बिल्कुल। जब पौधा ही नहीं होगा तो वर्षा होगा क्या? नहीं होगा। तो जंगल का होना जरूरी है, इसीलिए तो कहते हैं ना, अगर आपको एक अच्छा पर्यावरण चाहिए तो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, ये चीज है। टुंड्रा बायोमास, यह अत्यंत ठंडा बायोम है जहां स्थायी हिम परत पाई जाती है, बिल्कुल। और है जलीय बायोमास, एक्वाटिक बायोमास, मीठे पानी के बायोमास होते हैं, जिसमें आप आते हैं नदियां, झीलें, तालाब, इसमें शामिल होते हैं। समुद्री बायोमास क्या होते हैं? महासागर, समुद्र और प्रवाल भित्तियां इसके प्रमुख उदाहरण है। मानव जीवन में इकोसिस्टम का महत्व क्या है? मानव जीवन पूर्णतः पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, भोजन, औषधि और स्थिर जलवायु सभी इकोसिस्टम से प्राप्त होते हैं। इकोसिस्टम हमें सतत विकास का मार्ग दिखाता है, बिल्कुल। ये अलग अलग बायोमास है, आप लोग देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप के बायोमास है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स के हैं, है ना। इनको आसानी से आप देख सकते हैं, चित्र नहीं बनाने हैं इसको, बस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एरो का निशान देकर के आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास टॉपिक डिफरेंट बिटवीन, है ना, ऑटो इकोलॉजी एंड साइनो इकोलॉजी। देखते हैं ऑटो इकोलॉजी एंड साइनो में अंतर क्या है, देखते हैं। दोनों में मीनिंग समझना है। ऑटो इकोलॉजी और साइन इकोलॉजी ना, चलो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ऑटो इकोलॉजी क्या है? परिभाषा क्या है? किसी एक जीव या एक प्रजाति और उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक। अब इनका केंद्र क्या है? दूसरा, एक जीव इनका केंद्र होता है। अध्ययन में इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? अनुकूलन, सहनशीलता, व्यवहार और शारीरिक प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल है। इनके लेवल में कौन कौन आते हैं? प्रजाति स्तर होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मरुस्थल में कैक्टस का अध्ययन, इंपॉर्टेंट क्या है इसका? किसी प्रजाति के अस्तित्व को समझने में सहायता होते हैं। ये तो हो गया हमारे पास ऑटो इकोलॉजी। अब देखते हैं हमारे पास साइकोलॉजी, सॉरी साइन इकोलॉजी। इनका परिभाषा क्या है? विभिन्न, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, अलग अलग दोनों पार्ट बना करके। विभिन्न प्रजाति के समुदाय इसके अंतर्गत शामिल होते, उसमें केवल एक ही प्रकार के समुदाय शामिल होते थे, और इनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा हुआ, उनका परिभाषा अलग था। उनके केंद्र में एक ही जीव था, लेकिन इनके केंद्र में जीवों का समुदाय रहता है। तीसरा है, इसके अंतर्गत अध्ययन में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रतिस्पर्धा होते हैं, परभक्षण होते हैं, और सहजीवन जैसी अंतर क्रियाएं होती है। अर्थात ये बड़ा लेवल है कुल मिला के। इसका लेवल क्या है? इसका लेवल है समुदाय स्तर का लेवल है। इनके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? वन इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है, मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का अध्ययन। इनका इंपॉर्टेंट क्या है? परितंत्र की संरचना और स्थिरता समझने में सहायक होते हैं, ये होते हैं इनका महत्व। अब बच्चों हम समझेंगे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले हर तत्व जो किसी जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरणीय कारक कहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। कोई भी जीव को जो प्रभावित करता है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे सभी तत्व जो जीव को प्रभावित करते हैं उसे इन्वायरमेंटल फैक्टर कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। जैसे तापमान, तापमान भी जीव को प्रभावित करता है, ठंड भी प्रभावित करता है, वर्षा भी प्रभावित करता है, और कुल मिला के हमारा पूरा पर्यावरण प्रभावित करता है। तो जो भी चीज कोई भी जीव को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं पर्यावरणीय कारक कहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर के नाम से स्टूडेंट जानते हैं।
ये दो प्रकार के मिलते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। चलो पहले हम लोग बायोटिक को समझते, एबायोटिक को समझते हैं। क्या होता है एबायोटिक? एबायोटिक फैक्टर वे कारक होते हैं जो निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, एबायोटिक मीन्स जिसमें जीवन नहीं होगा, जो निर्जीव होते हैं लेकिन जीवों के जीवन वृद्धि और वितरण को सीधे प्रभावित करते हैं। समझ में आ रहा होगा, नाम से पता चल रहा है। एबायोटिक जो जीवित नहीं है, निर्जीव है और जीव को प्रभावित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। सरल शब्दों में कहें, वे जीव जो जिंदा नहीं है फिर भी जीवन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एबायोटिक फैक्टर कहेंगे। समझ में आ गया होगा सब लोगों को? एकदम लैंग्वेज इजी है। बताइए आप सब लोग कैसा लग रहा है वीडियो? जैसे कि इसके प्रमुख घटक है स्टूडेंट, लाइट, प्रकाश के बारे में सब लोग जानते हैं। प्रकाश पौधों के लिए सबसे आवश्यक कारक होते हैं, क्योंकि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे तो बाकी और जीव का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला है हमारे पास जो एबायोटिक कारक है, फैक्टर है, वो है हमारे पास लाइट, सनलाइट। ओके, प्रकाश की मात्रा पौधों की ऊंचाई, पत्तियों की संख्या, फूलों के समय को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। टेम्परेचर, भाई ये जीवित नहीं है लेकिन जीव को प्रभावित करता है। हर जीव के जीवित रहने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर लिमिट होता है। अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्म होने से एंजाइम क्रिया को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास जल। स्टूडेंट, जल ही जीवन है, सब लोग पढ़े हैं। जल की उपलब्धता यह तय करती है कि कोई भी क्षेत्र वन, घास भूमि, मरुस्थल बनेगा, है ना? तो ये जल ही बताता है कि अगर जल कहीं पर है तो वो वन बन सकता है, घास भूमि बन सकता है, और अगर पानी नहीं है तो मरुस्थल भी बन सकता है, बंजर भी बन सकता है। ओके, अगला है वायु। बिना हम ऑक्सीजन के जीवन जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। वायु की गति, परागण और बीज प्रसार में सहायक होते हैं। यह है हमारे पास वायु। मृदा, भाई भूमि पर ही पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। भूमि ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे जन्म लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो पेड़ पौधों को जीवन रहने के लिए मृदा पहले चाहिए। मृदा पौधों को आधार और पोषक प्रदान करता है। मृदा का पीएच और खनिज मात्रा वनस्पति को प्रभावित करता है। ठीक है, खनिज और पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पौधों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ये तो होते हैं हमारे पास एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर की विशेषता क्या है? ये निर्जीव होते हैं, सभी जीवों को प्रभावित करते हैं, इकोसिस्टम की नींव बनाते हैं, ये इनका विशेषता हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास बायोटिक, नाम से पता चल रहा है बायोटिक फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर वे कारक होते हैं जो सजीव होते हैं, मतलब जीवित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सरल शब्दों में कहें, जो जिंदा है, जीव पर्यावरण का हिस्सा होता है, वे बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। बायोटिक फैक्टर के प्रमुख प्रकार है प्रोड्यूसर, उत्पादक, मतलब प्लांट। हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उदाहरण है घास, पेड़, शैवाल, ये सब आते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो प्लांट को खाते हैं। ये जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उदाहरण है शाकाहारी जीव जिसमें गाय, हिरण आते हैं। मांसाहारी जीव शेर, बाघ आते हैं। शाकाहारी जीव में मनुष्य आते हैं, सर्वाहारी में, है ना? अपघटक, तीसरा भाग है अपघटक। वे मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को मृदा में वापस पहुंचाते हैं, उदाहरण है बैक्टीरिया, फंगस, ये सब। बायोटिक फैक्टर की विशेषता क्या है? ये सजीव होते हैं, ये आपस में अंतरक्रिया करते हैं, ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, ये होते हैं इसका विशेषता। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग इकोसिस्टम और हमारे पास इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उनको भी समझते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन एक सुव्यवस्थित और संतुलित प्रणालियों के अंतर्गत संचालित होते हैं। कोई भी जीव अकेले जीव नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह सकता, बल्कि वह अपने चारों ओर मौजूद पर्यावरण और अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच इसी परस्पर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत
परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम और पारिस्थितिक पिरामिड अर्थात इकोलॉजिकल पिरामिड दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इकोसिस्टम यह बताता है कि प्रकृति में जीव और निर्जीव घटक मिलकर जैसे कार्य करते हैं, जबकि इकोसिस्टम पिरामिड हमें यह समझने में सहायता करता है कि ऊर्जा, जलभार और जीवों की संख्या विभिन्न पोषक तत्वों पर कैसे वितरित होते हैं, ये बताता है। दोस्तों, हम समझते हैं अब इकोसिस्टम क्या होते हैं, परिभाषा है इनका। हम लिखेंगे बहुत अच्छा पेपर, मैं बता रहा हूं। मेरे नोट्स अगर आप पढ़ के जाते हैं पेपर में, नो डाउट आप बहुत अच्छा से नंबर ला सकते हैं स्टूडेंट। और जिस टाइम आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उस टाइम में आपके पास मार्केट में कोई बुक नहीं रहेगा। तो पहला जिम्मेदारी है आप लोग ये नोट्स भाई जरूर पढ़ें, नोट्स बनाएं, अपने हैंड राइटिंग से बनाएं। 180 पेज से ज्यादा नहीं है, ये सब चीजें आप नोट्स खुद बनाएं। भाई हम सबसे पहले देखेंगे इकोसिस्टम क्या होते हैं। इकोसिस्टम वह प्राकृतिक कार्यात्मक इकाई होते हैं जिसमें जैविक घटक होते हैं, जीवित प्रणाली होते हैं, और अजैविक घटक अर्थात हमारे पास निर्जीव पर्यावरण आते हैं, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करके जीवन को संचालित करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं परितंत्र कहते हैं, अर्थात इकोसिस्टम कहेंगे। सरल शब्दों में, जब किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव तथा जलवायु, मृदा और ऊर्जा मिल करके एक संतुलित प्रणाली बनाते हैं तो उसे परितंत्र कहते हैं। उदाहरण ये सब है, आप देख पाएंगे, काफी क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ चित्र आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम को भी लिया हुआ है ताकि आप सारे स्टूडेंट अच्छे से इनको देख पाएंगे, समझ पाएंगे करके मैंने चित्र को भी लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है उनको भी समझते हैं हम लोग। परितंत्र के घटक क्या क्या है, तो इनके दो घटक होते हैं, एक तो अजैविक घटक होते हैं और दूसरा होते हैं जैविक घटक होते हैं। इसको आपने अभी पढ़ा है। अजैविक घटक वे निर्जीव कारक होते हैं जो जीवों के जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले सनलाइट देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, जल देखेंगे और वायु देखेंगे, मृदा, खनिज लवण, आर्द्रता, ये सब देखें आपने ऊपर में। सेम वही चीज आपको यहाँ भी लिख देना है। ये घटक इकोसिस्टम और भौतिक और रासायनिक संरचना बनाते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपने अभी देखा है। इनके तीन भाग है, उत्पादकता अर्थात प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, ये तीन भाग होते हैं, इसको आपने अभी देखा। उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ, जरा बताओ आप सभी लोग। और उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, एग्जाम्पल आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र का कार्य क्या है देखते हैं। सबसे पहला कार्य है इनका ऊर्जा का प्रवाह करना। क्या करना, ऊर्जा को प्रवाहित करना, फ्लो करना। दूसरा है हमारे पास खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को बनाए रखना, दूसरा इनका कार्य है। तीसरा है पोषक तत्वों का चक्रण बनाए रखना, और चौथा है हमारे पास पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। अगला हमारे पास चीजें हैं, परितंत्र के प्रकार कितना है, तो ये आप देख पाएंगे। स्थलीय परितंत्र है जिसमें कौन कौन आते हैं, वन परितंत्र, घास परितंत्र और मरुस्थलीय परितंत्र और टुंड्रा परितंत्र। अगला है हमारे पास स्टूडेंट, दूसरा है जलीय परितंत्र। ये जलीय परितंत्र क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो जलीय परितंत्र के अंतर्गत मीठे जल का परितंत्र आता है जिसमें तालाब, नदी, झील ये सब आते हैं, और समुद्री परितंत्र के अंतर्गत महासागर, समुद्र आते हैं। हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, परिभाषा है, पारिस्थितिक पिरामिड वह चित्रात्मक प्रस्तुति है जो पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों अर्थात ट्रॉफिक लेवल पर जीवों की संख्या, जैव भार एवं ऊर्जा की मात्रा को दर्शाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा पिरामिडीनुमा आरेख होता है जो यह बताता है कि उत्पादकों से लेकर के शीर्ष उपभोक्ता तक ऊर्जा और जीवों का वितरण कैसे होते हैं। जैसे ये चित्र को आप देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे नीचे लेवल में कौन है, आपका प्रोड्यूसर है। उसके बाद प्रोड्यूसर को कोई ना कोई लेगा, खाएगा भोजन के रूप में, इसमें ग्रास वगैरह आते हैं। ठीक है, अब इसको जो खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। यहाँ तीन तरह के कंज्यूमर आपको देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उनके अंतर्गत खरगोश आते हैं, रेबिट आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और
यहाँ पर इनको खाने वाले जो प्राणी होंगे, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को जो लेता है उसे हम लोग कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे। ये आपका अंतिम उपभोक्ता होता है। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास जीव होगा फाइनली लास्ट में, इनको एक चित्र रेखा से हम बता रहे हैं कि ये इनका ग्राउंड लेवल कहाँ है और टॉप में जो आने वाले जो कंज्यूमर है उनको एक रेखा में बता रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा और आपने ये सब चीज पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है स्टूडेंट तो एक बार आप ध्यान करिएगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पोषक स्तर में तीन चीज आते हैं, सब लोग को पता है। हमारे पास उत्पादक आते हैं और उपभोक्ता आते हैं, अपघटक आते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक करके उपभोक्ता के तीन भाग बनाए गए हैं। इकोसिस्टम पिरामिड के प्रकार क्या है? संख्या पिरामिड, जिसमें संख्या को ध्यान रखते हैं, संख्या को दर्शाया जाता है। घास भूमि में सीधा होता है और वृक्ष परितंत्र में उल्टा भी हो सकता है। देखो, घास भूमि में जो पिरामिड बनता है ना वो सीधा बनता है। जैसे अभी आपने देखा घास भूमि का पिरामिड सीधा बना है, नीचे वाला लेवल चौड़ा है, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते सकरा होते जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो एक वृक्ष है, ये 100 कीट उसके अंतर्गत आएगा, फिर उनके बाद 1000 परजीवी इनके अंतर्गत एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, मतलब उनको खाने वाले जीव को प्रतिक्रम में बताया गया। जैव भार का पिरामिड, या पिरामिड ऑफ बायोमास, यह पिरामिड प्रत्येक स्तर पर कुल जीवित भार को दर्शाता है। नाम से पता चल रहा है बायोमास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, बायो मतलब होता है जीव। जीव का भार को अगर बताया जाता है तो ये होता है जीवित भार कहलाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं विशेषता की ओर। स्थलीय पारितंत्र में सीधा होता है, बिल्कुल। जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। जैसे जल का हम इकोसिस्टम बनाएंगे, पिरामिड बनाएंगे तो उल्टा बनेगा। जो चौड़ा वाला भाग होगा वो ऊपर की ओर होगा ऐसे, और जो नीचे वाला भाग होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, हाँ ये ऊपर वाला भाग रहेगा। फिर नीचे वाला जब भी भाग आएगा तो ऐसे फंकरा बनेगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक, अब अगला है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यह पिरामिड प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है। नाम से पता चल रहा है एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें सिर्फ हम ऊर्जा को ध्यान रखेंगे तो ये सदैव सीधा होता है और 10% नियम लागू होता है। देखिए जो प्राणी होते हैं ना उसमें 10% नियम का मतलब क्या है, हर प्राणी जितना एनर्जी को लेता है, खाना खा रहा है या भोजन ले रहा है तो उतना उनके शरीर में नहीं लगता है, केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होते जाते हैं। ये 10% का नियम आप 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला है हमारे पास पिरामिड का महत्व क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड का वैल्यू क्या है। ऊर्जा प्रवाह को समझने में सहायता मिलता है, खाद्य जाल का अध्ययन किया जाता है, इकोसिस्टम की स्थिरता का ज्ञान होता है, पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी होते हैं। इकोसिस्टम और पारिस्थितिक पिरामिड का संबंध क्या है ये आप पढ़ सकते हैं। मानव जीवन में इसका महत्व क्या है, बिल्कुल महत्व है। मानव जीवन पूर्णतः इकोसिस्टम पर निर्भर रहता है। भोजन, जल, वायु, जल वायुमंडल संतुलन आल इकोसिस्टम से जुड़े होते हैं। इकोसिस्टम पिरामिड यह चेतावनी देता है कि यदि उत्पादक नष्ट अगर हो जाए तो पूरा तंत्र क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए उत्पादक को बनाए रखना सबसे जरूरी है। ये अलग अलग आपको चक्र देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं ये आपका कितना पेज है। ये करीबन आपको मिलेगा 30 पेज के आसपास, 40 पेज के आसपास। हाँ ठीक है, ये आपको 40 पेज के, तो 20 पेज को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगले जो हमारे पास आएंगे उसमें अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। चलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। अगला हमारा टॉपिक है, 4-5 टॉपिक एक हमारा वीडियो में कवर होगा। बहुत अच्छा है, नोट्स बना हुआ है इसलिए जल्दी हो जा रहा है। यही चीज अगर मैं बोर्ड में लिखता तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, और इतने सारे चीज को मैं चाक दफ्तर बोर्ड में नहीं लिख पाता, समझ नहीं पाते आप सभी लोग। इसमें राइटिंग भी साफ सुथरा है, डायग्राम भी मैंने ऐड किया हुआ है तो काफी अच्छा है। देखते हैं जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होते हैं। पृथ्वी पर जीवन तभी संभव होता है जब आवश्यक तत्व निरंतर रूप से उपलब्ध रहें। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, फास्फोरस जैसे तत्व
जीवों के शरीर के निर्माण और उनके जीवन की क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये तत्व सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए प्रकृति ने इन्हें बार बार उपयोग में लाने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई है। जीवों, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल के बीच इन तत्वों का निरंतर आगमन होता रहता है। जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। यह चक्र इकोसिस्टम संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, क्लियर है एकदम। हमारे पास जैव भू रासायनिक चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आवश्यक रासायनिक तत्व जैसे जीवों, भूमि और रासायनिक रूप के बीच निरंतर चक्र करते रहते हैं, चक्रण करते रहते हैं, उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, है ना। सरल शब्दों में अगर बोले, जब कोई तत्व पर्यावरण से जीवों में प्रवेश करता है, जीवों द्वारा उपयोग होता है और पुनः पर्यावरण में लौट आते हैं, पर्यावरण में लौट आते हैं, तो इसे पूरी प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, सब लोग देख पा रहे हैं यहां पर स्टूडेंट, क्लियर आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। ये सनलाइट है, सनलाइट पड़ता है प्लांट पर, ये हमारा प्रोड्यूसर होता है, उसका रेस्पिरेशन होगा, ये हीट होता है आगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट प्रोड्यूसर को कोई ना कोई लेता है, इनका अपघटन हो सकता है, डिकम्पो क्या लिखा है, डिकम्पोजर, हाँ डिकम्पोजर है, अच्छा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा धुंधला इसलिए, डिकम्पोजर है। और प्लांट अपडेटेड है, प्लांट अपटेक है, जहां से पेड़ पौधों की जड़ें यहाँ पर धंसे हुए हैं और यहाँ पर जल खनिज लवण को ले रहे हैं। ओके, अब दोस्तों हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एनिमल है उसको, ये प्लांट को लेते हैं, खाते हैं, पौधों को, पत्तियों को खा रहे हैं, ये हमारा कंज्यूमर है, कौन, एक गाय है मान लीजिए, ठीक है। अब उनका रेस्पिरेशन होगा, है ना, रेस्पिरेशन इस तरह से ये प्रोसेस आगे जा रहा है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इधर आ रहे हैं यहाँ से, है ना, और डिकम्पोज हो जाता है कोई भी जीव, लास्ट में फाइनली डिकम्पोज होने के बाद हीट होगा, हीट होने के बाद फिर ये पर्यावरण में फिर आ जाते हैं। अगला है हमारे पास जैव भू रासायनिक चक्र का महत्व क्या है, सभी लोग पढ़ पाएंगे कि इसका महत्व क्या है, आसानी से पढ़ सकते हैं। इनके अलग अलग प्रकार हैं, गैसीय चक्र है, गैस से संबंधित चक्र होता है, यहाँ पर कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है और ऑक्सीजन चक्र है, तीनों को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और सेडिमेंट्री साइकिल है, औषधि चक्र होते हैं। इन चक्रों में तत्वों का मुख्यतः भंडार पृथ्वी की चट्टानों और मृदा में होता है। फास्फोरस चक्र है, सल्फर चक्र है। प्रमुख जैव भू रासायनिक चक्र है, जल चक्र है, सब लोग जानते हैं जल चक्र कैसा होता है, जल जीवन का आधार है, पृथ्वी पर जल निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं, यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाता है। देख सकते हैं जल चक्र कैसा है, सबने बचपन से पढ़ते पढ़ते आया है ना, कि जल चक्र क्या है, पहले तो वाष्पीकरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर संघनन होता है, फिर वर्षा होता है, फिर जल संचयन होता है। चित्र में देख पा रहे हैं, इंग्लिश वर्ड लिखा है, हिंदी भी लिखा है, ठीक है। ये सब चीज नया नहीं है, आप सबके लिए पुराना चीज है, बस इनको रिवीजन करना है और बना लेना है अच्छे से। महत्व क्या है, जल की उपलब्धता बनाए रखते हैं, क्या बनाए रखते हैं, जल की उपलब्धता बनाए रखते हैं, तापमान कंट्रोल रहता है, जीवन को संभव बनाता है हमारा जल चक्र। कार्बन चक्र है, परिचय है, कार्बन सभी जीवों के शरीर पर मुख्य तत्व होते हैं, यह साधारण जल, मृदा और जीवों में निरंतर घूमता रहता है। कार्बन चक्र की प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन, दहन, ये सब आपने अभी देखा है ना। तो ये सब चीज वीडियो मैंने रोक दिया है और एकदम मैंने टॉपिक टू टॉपिक लिखा है, तो आप समझ पाएंगे। कार्बन साइकिल यहाँ कैसे काम करते हैं देख सकते हैं सभी लोग, ये घर है, घर से कार्बन निकलते हैं, आपका प्लांट है, उसका रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो रहा है, एनिमल है, उसका रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और यूज करने के बाद ये अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से ये कार्बन चक्र चलता है। नाइट्रोजन चक्र क्या होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए का प्रमुख घटक होता है, कंपोनेंट होता है, डीएनए आरएनए में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। वातावरण में इनकी मात्रा अत्यधिक है, लेकिन जीव इन्हें सीधा डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, इनका साइकिल होने के बाद ही इनका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन चक्र की आवश्यकता क्या है, अवस्था क्या है, नाइट्रोजन स्थायीकरण पहला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है
वो जल खनिज लवण जो भी भूमि के नीचे भाग है वहां से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अवशोषण करते हैं, फिर वो प्लांट में आ जाता है। प्लांट में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आने के बाद उस प्लांट को अगर कोई जीव लेता है तो उनके शरीर में चला जाता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, और फिर वो लास्ट में वो जीव मर जाता है ना, डेथ हो जाता है उनका, तो उनका डिकम्पोज होता है और फिर से वो पर्यावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। उनका चरण इस तरीके से है, नाइट्रीकरण है, नाइट्रेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, आत्मसात है मतलब एसिमिलेशन है, अमोनिफिकेशन है, अमोनिया बनता है, डीनाइट्रीकरण है ना, जहां पर पुनः जो नाइट्रोजन होते हैं वो गैस के रूप में बदल दिए जाते हैं। अब इसका महत्व देख लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में। अगला स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सीजन चक्र है, ऑक्सीजन साइकिल है, देख लेते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सारा चीज कवर होते जा रहा है, बहुत स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको पूरा चीज समझ में आएगा। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं, यह वातावरण जल और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और घूमते रहते हैं। इनकी प्रक्रिया का बात करें तो प्रक्रिया आप सब लोग देख पाएंगे, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, श्वसन और दहन से ऑक्सीजन का उपयोग होना। महत्व है जीवन की रक्षा होना, ओजोन परत का निर्माण होना। अगला है फास्फोरस साइकिल, ये चित्र को आप बनाएंगे है ना, आप चाहें तो सिंबल दे दे करके लिख सकते हैं, ये वर्ड को लिखें, फिर एरो का निशान, फिर वर्ड लिखें, ये जो लिखा गया है एटमोस्फेयर, ऐसे लिखते जाएं, एरो का निशान। इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो चेक करने वाला आदमी एक बार में समझ जाएगा और एक पेज आपके इसी में कवर हो जाएगा। फास्फोरस चक्र को भी आप समझ पाएंगे, मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया हूं, अगर मैंने इतने सारे चीजों को आपको बता दिया तो आप सभी लोग कर सकते हैं। इधर का चक्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऊपर का जो कार्बन चक्र मैंने बताया उसको आप सभी लोग पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सल्फर चक्र भी है यहाँ पर। इनकी भूमिका क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र में मानव की भूमिका क्या है, मानव गतिविधियां जैसे कि औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन का दहन, रासायनिक उर्वरता का उपयोग, वनों की कटाई, ये सब में इनका उपयोग है, महत्व है, ये सब चीज आप पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अगला टॉपिक हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो सब लोग सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अगर मैं मान लो नहीं दे पाता हूं पीडीएफ तुरंत व्यस्तता की वजह से, तो आप लोग कम से कम पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये पहला पेज है, नोट डाउन करें। दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज है, पांचवा पेज है, ये आपका छठवां पेज है, सातवां पेज है। इतना तो करना पड़ेगा आप लोगों को मेहनत, नहीं तो आपको खुद क्या करना पड़ेगा, सर्च कर करके लिखना पड़ेगा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है, कोई बना के दे रहा है भोजन तो उसको बस आपको खाना है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा पेज को मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, 14 पेज हो गया, ये आपका 15 पेज हो गया, 16 पेज हो गया, 17 पेज हो गया, पेज नंबर ऊपर में लिखा हुआ है। ओके, 18 पेज, 19 पेज, ये आपका 20 पेज। ठीक है, अब ये हमारा अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो आपके सभी दोस्तों लोगों को चैनल को शेयर कर देना, बहुत अच्छा एक्चुअल में हमारे पास ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और हमारा सपोर्ट करें दोस्तों। आप सब लोग सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रख लें, ये सब काम आप कर दें, आप ही के फायदे के लिए है, मेरा फायदा के लिए नहीं है। आप लोगों को वीडियो मिलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसा है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।